हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट कॉमर्स जो जून 2023 में कॉमर्स का एग्जामिनेशन हुआ था। शिफ्ट 2 का पेपर 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने अपने चैनल पर शिफ्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है और पेपर 2 का पेपर 1 का और शिफ्ट 2 में जो कॉमर्स का पेपर 1 है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। आज जो हम आपको कराएंगे वो क्वेश्चन नंबर 31 टू 60 तक कराएंगे। उसके बाद जो पार्ट 3 रह जाएगा उसमें लास्ट जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स इनएक्टमेंट। ये आपको बताना है, मतलब इसमें आपको ईयर्स पता होने चाहिए कब कौन सा एक्ट आया है। तो सबसे पहले इंडिया में म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस आए थे, तो ए आपका मतलब ए सबसे पहले आने वाला है। इसका मतलब 1 और 2 ऑप्शंस तो हो नहीं सकता है, 3 और 4 में तो 4 में से आएगा। उसके बाद आपके आए थे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशंस, तो बी ऑप्शन आने वाला है। उसके बाद आपके स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस आए थे, फिर आपके सेवी इंटरमीडिएट रेगुलेशंस आए थे और लास्ट में क्रेडिट रेटिंग रेगुलेशंस आए थे। तो इसके बेसिस पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस है, आपको अगर याद है तो ही आप बता सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में 1-2 अवश्य पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना होता है, लेकिन एक बार पूछा गया तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, the employer has provided the facility of 1.8 liter car. The car is for private purpose also, and all the expenses including the driver salary are borne by the employer. The expenses of employer during the previous year amounted to rupees 60,000 and the employee loss has recovered 1,000 per month from the employer for his facility. What amount per year shall be reduced by employer फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जहाँ राइट आंसर है वो आपका 39,600। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, किस तरीके से 39,600 आया है। हम आपको वहाँ पूरा सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यहाँ अभी हमारे पास डिजिटल पेन का सोर्स नहीं है जिससे हम आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा सकें। तो अभी के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसमें 33 में कह रहा है असर्शन और रीजन। प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉमिस क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, और अगर हम ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला देते हैं तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 34, एज द इकोनॉमी वीकन्स वन वुड एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डैश फंड्स टू इंक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट इन डैश फंड्स टू डिक्रीज। तो जहाँ पर ये जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है। एज द इकोनॉमी वीकन्स वन वुड एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स टू इंक्रीज एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड्स टू डिक्रीज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द मॉडल फॉर बजट और नो फ्रिल्स एयरलाइंस वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द यूएसए by Southwest Airlines in the 1970s. The premise of this budget airline was to get passengers to their destinations for less with an adequate level of service. The highly successful model has since been copied by airlines all over the world. The competitive advantage of budget airlines arises from the following. तो यहाँ आपको बताना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस चीज़ से अराइज हुआ है। तो वो आपका हुआ है मेंटेनिंग लो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाइल इंक्रीजिंग रेवेन्यू। तो यहाँ पे 35 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। While using a recruiting yield pyramid, the managers are aware of which of the following while recruiting new hires. क्या क्या चीज़ें यार यहाँ पे हायर रखेगा अकॉर्डिंग टू अ रिक्रूटिंग यील्ड pyramid। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका होने वाला है ए। सबसे पहले द रेशियो ऑफ ऑफिशियल नीड्स टू एक्चुअल हायर इज 2:1। उसके बाद द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू टू कैंडिडेट इंटरव्यू इज अबाउट 4:3 और द रेशियो ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू टू ऑफर मेड इज 3:2। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस में शायद ही मेरे हिसाब से एनटीए के सिलेबस में है कॉमर्स में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर है। विच आर करेक्ट रेगुलेटरी प्रोविजंस फॉर फॉरेन बैक ऑपरेशंस इन इंडिया।
तो फॉरेन बैंक ऑपरेशंस इंडिया के लिए क्या क्या है? दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड हैव देयर हेड ऑफिस इन फॉरेन कंट्री। ऐसा नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में नहीं होती हैं फॉरेन बैंक्स, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे। 37 है ये। फॉरेन बैंक सिंस 2002 हैव बीन अलाउड टू सेट अप देयर सब्सिडरी इन इंडिया। हाँ ऐसा है 2002 के बाद से, तो बी ऑप्शन राइट होने वाला है। द फॉरेन बैंक्स आर अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया इवन इफ दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड। ऐसा नहीं है, फाइनेंशियली साउंड होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। दे हैव टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन इन इंडिया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो बी और डी आने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहे हैं। बाकी ई ऑप्शन कह रहा है आरबीआई अप्रूव दैट फॉरेन बैंक्स विच आर प्रेजेंट इन इंडिया कोड ओपन देयर ब्रांचेज। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे बी डी राइट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अरेंज द स्टेप फॉर वेरिफिकेशन एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बाय एन ऑडिटर। तो एक ऑडिटर है, जब वो ऑडिटिंग का काम करता है, वेरिफिकेशन करता है, तो क्या क्या स्टेप लेता है इन वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका सबसे पहले हम देखेंगे वेरीफाई विद रेफरेंस टू द परचेज इनवॉइस इन केस ऑफ द एसेट्स हैव बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहले सी ऑप्शन होने वाला है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। उसके बाद चेक डेट अ स्टॉक रजिस्टर इज मेंटेन्ड कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ वेरियस आइटम परचेज्ड। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डिफरेंट आइटम्स यूज्ड ऑन फेयर बेस्ड ऑन फेयर एस्टिमेट एंड देयर वर्किंग लाइफ। उसके बाद चेक डेट रिपेयर टू फर्नीचर इफ एनी। और लास्ट में सी डेट पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ एनी आइटम फर्नीचर एंड फिक्सचर थ्रू द इनवॉइस ऑफ द एम्प्लॉयर्स। तो ये आपका स्टेप सीक्वेंस होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अरेंज द प्रोसीजर टू मेक पेमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश बजट। तो आपको यहाँ पर भी प्रोसीजर बनाना है। सेकेंड शिफ्ट में काफ़ी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे जनरेट द चालान इन फॉर्म जीएसटी PMT6 फॉर्म पोर्टल एंड एंटर द डिटेल्स। डी ऑप्शन सबसे पहले आने वाला है। उसके बाद अमाउंट एज पर पेमेंट रूल कैन बी डिपॉजिटेड बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड एंड एक्सेट्रा। उसके बाद चालान ऑफ CIN चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड मैंडेट फ्रॉम पेमेंट थ्रू NEFT और RTGS मेड। उसके बाद जनरेशन ऑफ चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश बजट। सबसे लास्ट में फॉर्म GST एंड करेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद एंडाउनमेंट पॉलिसी। तो एंडाउनमेंट पॉलिसीज में आपको जो ऑप्शन नंबर बी है, एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी द इंश्योर्ड रिसीव द सम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी इंश्योर्ड है उसी को यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी का सम मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ये कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं, उनको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें MM थ्योरी की, MM थ्योरी आपकी होम मेड लीवरेज की बात करती है। आपने लीवरेज आर्बिट्रेज की प्रोसेस सुना होगा MM अप्रोच में, तो ये A का 4 उससे मैच हो जाएगा। उसके बाद पैकिंग ऑर्डर थ्योरी आपकी नो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करती है। ट्रेड ऑफ थ्योरी आपकी बात करती है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की। और सिग्नलिंग थ्योरी आपकी एसेसमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो इसके बेसिस पे 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के ऊपर। AT केर्नी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स, इनमें इन्होंने 4 बास्केट की बात की थी, वो आपको बताने हैं कौन कौन सी 4 बास्केट हैं। तो पर्सनल इंटीग्रेशन है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। AT केर्नी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स ये इंटरनेशनल बिजनेस में आता है, तो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से 4 बास्केट की बात की गई है। एक बार फिर से सुन लीजिए, पर्सनल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 43, प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू। तो प्राइस सीलिंग आपका किस किस में प्राइस सीलिंग आप करोगे तो क्या क्या उससे आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है, सरप्लस ऑफ द कमोडिटी भी हो सकता है। सॉरी सरप्लस नहीं होगा प्राइस सीलिंग से, शॉर्टेज हो सकता है। ब्लैक मार्केटिंग होगा, शॉर्टेज होगा और होल्डिंग ऑफ कमोडिटी होता है, जो कोविड टाइम्स में आपने देखा था कि कितनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कमोडिटी की सर पर शॉर्टेज हो रही थी। तो ABD यहाँ राइट आंसर आपका होने वाला है 43 का ऑप्शन नंबर 3। इन अ सिचुएशन वेयर द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ओन शेयर्स इन ईच अदर इज नोन एज। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस होल्डिंग। जहाँ पर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आपस में ही शेयर्स को होल्ड करती हैं, वो होती है आपकी क्रॉस होल्डिंग। ये आपको बताना है, आर द मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज डेट गाइड बिहेवियर विद इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड कवर इश्यूज
such as product safety, truthfulness in marketing, communication, honesty in relationships with customer, distributors, pricing issue and the impact of marketing decisions on the environment and society. तो इसको हम बोलते हैं आपका मार्केटिंग एथिक्स। ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं। मार्केटिंग एथिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि आपको ऑनेस्टी रखनी है कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, प्राइसिंग आपको अप्रोप्रिएट रखनी है। तो ये मार्केटिंग एथिक्स होती हैं एक सेलर के लिए। What are the correct steps for procedure of e-filing of income tax return? यहाँ पर फिर से आपको सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले रजिस्टर एंड लॉग इन ऑन पोर्टल एंड सिलेक्ट एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्म। तो सी ऑप्शन से ही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद फाइलिंग डिटेल्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। उसके बाद मेकिंग पेमेंट ऑफ बैलेंस टैक्स एंड कंटेन द डेटा प्रोवाइडेड टैक्स। जनरेट XMI फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। और लास्ट में यूज ऑफ ITR फॉर्म V जो कि वेरिफिकेशन के लिए होता है, एंड सेंडिंग ITR V फॉर्म टू CPC। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 47 टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो टैक्स प्लानिंग में आप क्या करते हो, इट इज एन इनहेरेंट राइट ऑफ द टैक्स पेयर। इनहेरेंट राइट इस तरीके से नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एग्जाम्पशन डिडक्शंस। हाँ, टैक्स प्लानिंग में आप एग्जाम्पशन और डिडक्शंस का सहारा लेते हो, तो ये ऑप्शन होगा। ट्रांजेक्शन्स टेक द फॉर्म ऑफ आपका कलरेबल डिवाइस। ये कोई आपका कलरेबल डिवाइस ये क्या ही सेंस बनना है, कुछ नहीं है। इट इज़ अ लीगल एंड एक्सेप्टेड बाई जुडिशरी। हाँ, टैक्स प्लानिंग आपका एक्सेप्टेड है और जुडिशरी है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। हाँ, तो BDE यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है 47 का 2। वन ऑफ द की अजम्पशंस ऑफ द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। तो बोस्टन कंसल्टिव ग्रुप है जिसमें काउ डॉग ये सब आपको बताया जाता है। तो आपको उसकी एक अजम्पशंस बनानी है, इनमें से कौन सी है। तो इनमें से जो बी ऑप्शन है, मार्केट शेयर हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो एज प्रॉफिट्स आर रिलेटेड टू मार्केट शेयर, ये आपकी एक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स या अजम्पशंस हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होने वाला है। फॉर द इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल डेटा यूजुअली विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ एसोसिएशन आर यूज्ड। यह आपको बताना है जब आप इंटरवल स्केल या रेशो स्केल यूज कर रहे हो तो आपका जो डेटा है वो किस किस में मेजर हम कर सकते हैं। तो हम इसमें आपका डेटा को कोरिलेशन रेशियो फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, पार्शियल कोरिलेशन में भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, और प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में भी कर सकते हैं। तो BCE जहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 40 में आप क्वेश्चन नंबर 50 में आपको मैचिंग बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फैक्टर एंडाउंसमेंट थ्योरी ये एक्सन एंड होलिन ने दी थी, तो ए का थर्ड इसी से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख लीजिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आपकी रेमंड बर्नर ने दी है, ये काफ़ी ओल्ड PYQ है, बार बार रिपीट होता है। और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी आपकी एडम स्मिथ ने दी है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी आपकी माइकल पोर्टर ने दी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑब्जेक्टिफाई डिफाइन एंड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को कौन सा इनमें से डिफाइन करता है। तो सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है आपका हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका इंडस्ट्री को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स फॉर स्टडिंग द रिजल्ट सोन बाई द बिजनेस इन ईच ऑफ द सेगमेंट। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है ये बात मानता है कि हमको अपने बिजनेस को सेगमेंट में डिवाइड करना चाहिए जिससे हम उसके एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकें, वो है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। विच आर द फॉलोइंग इनुमरेट्स द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के फीचर्स बताने हैं। तो इट इज़ एन अप्रेजल ऑफ बोथ पॉलिसीज एंड डिसीजन। ये अप्रेजल नहीं होता है मैनेजमेंट ऑडिट, इट इज़ एज प्रिवेंटिव एज वेल क्रिएटिव चेक। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड नहीं होता है। इट इज़ डायनेमिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रेदर देन सिंपली प्रोसीजर। तो BD आने वाले हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 है। और इट इंश्योर्स द साउंड एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे BDE राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन 53। यहाँ पर इट इज़ एन अप्रेजल ऑफ बोथ पॉलिसी एंड एक्सचेंज। हाँ, यहाँ पर सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, मतलब A ऑप्शन भी आने वाला है, D भी आने वाला है और E भी आने वाला है। B ऑप्शन नहीं है, ये एक प्रिवेंटिंग और क्रिएटिव चेक नहीं होता है, ये अप्रेजल होता है पॉलिसीज एंड एक्सचेंज का। ऑप्शन नंबर 54 विच एक्सपेंसेज आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड अंडर प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेज हैं वो आपको बताने हैं इनमें से। तो इसमें आपका सैलरी पेड आउट ऑफ इंडिया वो भी डिसअलाउड होगा, वेल्थ टैक्स भी डिसअलाउड होता है, और इंटरेस्ट रॉयल्टी और फीस पेबल आउटसाइड इंडिया।
तो ये सब जो आउटसाइड इंडिया है वो सारे ही डिसअलाउड होते हैं जब आप बिजनेस और प्रोफेशन से अपनी इनकम कंप्यूट करते हो। 54 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55, ये आपको बताना है कि कुछ थ्योरीज हैं और ये किसने सजेस्ट की हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच है वो आपकी सजेस्ट की है हैकमैन एंड जोन्स ने, तो ए का 4 हो जाएगा, इसी से आपका राइट आंसर बन जाएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच आपकी की है रेंस लिकर्ड एंड जी फ्रेमोल्ट्स ने। हिस्टोरिकल कोर्ट अप्रोच आपकी ब्रूमेट्रिच फ्रेमोल्ट एंड पायले ने की है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच आपकी डेविड वॉटसन ने की है। तो ऑप्शन 55 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इन द कैटेगरी एफ विच कंपनीज आर क्लासिफाइड बाई द सेबी, तो जो कैटेगरी एफ है उसमें वो कंपनीज बताई गई हैं जो कि एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज हैं डेट आर मेकिंग अ पब्लिक इश्यू। ये आपको याद रखना है, काफ़ी फैक्चुअल और स्टैटिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज अ कंसेप्ट डेट मेजर्स द प्रॉफिट विच अ फर्म अर्न्स ऑन इन्वेस्टिंग अ यूनिट ऑफ कैपिटल। बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पे, असर्शन बी। दूसरा कह रहा है यील्ड ऑन कैपिटल इज अनदर टर्म एम्प्लॉयड टू एक्सप्रेस द आइडिया। बिल ये भी ठीक है, लेकिन दोनों में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशनल टेक्निक ऑफ हेजिंग ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। आपको बतानी है जो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है उसकी कौन सी ऑपरेशनल टेक्निक है हेजिंग की। तो यहाँ पर जो हेजिंग थ्रू लीडिंग एंड लैगिंग है, लीडिंग एंड लैगिंग है, वो एक ऑपरेशनल टेक्निक होती है हेजिंग की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 59, in order to protect domestic industries, trade restrictions are often been allowed and justified to counteract which of the following dumping practices। तो यहाँ पर जो आपका प्रीडेटरी डंपिंग है, ये एक ऐसी डंपिंग है जिसमें हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जिससे हम अपनी जो डंपिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको काउंटरैक्ट कर सकें, तो वो प्रीडेटरी डंपिंग होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 61 टू 90 है वो पार्ट 3 में कवर किए जाएंगे, वो आपके कल तक आपको अपलोड हो जाएंगे, तो हमारे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स इन ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट इन विच ऑर्डर फर्म एड्रेस फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। यहाँ भी आपको सिक्वेंस बनाना है अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की थ्रेट को एनालाइज करोगे कि क्या क्या जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उनको थ्रेट्स हमसे आ रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्री क्या है, तो डी ई ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ राइवल फर्म, नहीं सॉरी, उसके बाद हम देखेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, उसके बाद हम देखेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, और लास्ट में सबसे देखेंगे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ राइवल फर्म। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पार्ट 3 इसका हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है आप हमसे टेलीग्राम में या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।